हेलो वीवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, सेंटर में सरकार बनाने के लिए 272 एमपीज की जरूरत पड़ती है। जी। भाजपा ने 2014 के इलेक्शन के लिए अपना मिशन 272 प्लस दिल्ली में हाल ही में अनाउंस किया है। गठबंधन के इस युग में क्या आपको बीजेपी का ये एक सपना लग रहा है या इसके साकार होने की कुछ गुंजाइश आपको लगती है? इस विषय पे आपकी खरी बात क्या है? देखिए, शुरुआत में हर किसी को ये एक सपना या असंभव सी चीज लगती होगी जी। लेकिन कोई भी असंभव काम संभव कब होता है? जब उसको संभव करने का कोई सपना देखता है। जी। इसके पीछे दो और कोई कारण है। एक तो कि इनके पास दो ही इनके साथी हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, एक तो अकाली दल और एक शिवसेना। जी। बाकी पार्टियां अभी आने की इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये अपने आप में पब्लिक को ये बता रहे हैं कि कम से कम अगर हमारी सरकार आप चाहते हैं बदलाव, कांग्रेस से अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें कम से कम 272 आपको देनी पड़ेंगी सीटें। जी। और फिर 272 आप कम से कम उस टारगेट को लेके चलिए ना, कि तभी आप हासिल कर। आप टारगेट 100 से 200 को बनाते हैं तो फिर कहाँ से आप क्या लेंगे? तो आपने पब्लिक को एक स्पष्ट संदेश भेज दिया, अगर आप बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो हमें कम से कम इतनी सीट दीजिए हमारे ही दम पे, क्योंकि बाद में जो जोड़ तुगाड़ वगैरह होता है उसकी अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। अगर आती है तो वो हमेशा फिर पार्टी को अपना काम करने से रोकता है। उन पार्टियों की अपनी फिर वो शर्तें हो जाती हैं। इसलिए ये एक पब्लिक को संदेश भेजा है कि हमें इतनी चाहिए, इतनी सीटें दीजिए। और इनके अपने कैडर को भी ये संदेश है कि ये सीट लाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा टारगेट ये है 272। अब ये कहना कि राजनीति गठबंधन के युग में ऐसा कैसे संभव है? भाई कुछ भी संभव हो सकता है, राजनीति में कोई भी असंभव नहीं होता। जब 1975-77 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी उठाई थी, उस टाइम किसको पता था कि जनता पार्टी यूं स्वीप कर जाएगी, सारे नॉर्थ में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो उस टाइम किसी को उम्मीद नहीं थी। उस टाइम भी पब्लिक कांग्रेस के खिलाफ थी। और जब वेव कब बनती है लहर किसी पार्टी की, अकेले शहर से नहीं बनती। शहर वाले लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, गांव वाले अपने हिसाब से सोचते हैं। घोटाले पोटाले ये शहर के लोगों को लगते हुए, गांव का आम आदमी को नहीं पता चलता कितना घोटाला हुआ, क्या कोलगेट है, क्या 2G है। उस पे असर कब पड़ता है? वो सरकार के खिलाफ कब होता है? जब उसको महंगाई का सामना करना पड़ता है और वो महंगाई से त्रस्त है। तो अब इस सरकार के खिलाफ रूरल भी और अर्बन भी, दोनों ही मेजॉरिटी के लोग सरकार के खिलाफ है। तो ऐसे में अगर उन दोनों को, अगर उनकी लहर है और वो वोटों में तब्दील हो जाती है तो 272 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आसानी से लिया भी जा सकता है। सारा दारोमदार बीजेपी पे है कि वो इस मौके का फायदा उठा पाती है कि नहीं उठा पाती। जो पब्लिक कांग्रेस के खिलाफ है उसको, उसे खिलाफ को, उस गुस्से को अपने हक में कर पाती है नहीं पाती, ये बीजेपी पे डिपेंड करता है। राहुल जी, 272 का जो ये आंकड़ा बीजेपी चाह रही है, इसके लिए उन्हें बहुत से मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। मगर कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ 2 ही मुस्लिम वोट मिलेंगे, और वो खुद उनकी पार्टी में जो प्रवक्ता है शहनाज हुसैन और अब्बास नकवी जी। तो इस बयान को, कांग्रेस के इस प्रवक्ता के बयान को कि बीजेपी को सिर्फ 2 ही मुस्लिम वोट मिलेंगे, इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, ये कांग्रेस की अपनी खुशफहमी है कि मुस्लिम वोट सिर्फ कांग्रेस को ही जाएंगे, बीजेपी को नहीं जाएंगे। अब इसके पीछे मैं ये कारण मानता हूँ कि गुजरात में मुस्लिम वोट्स नहीं है। एक साइजेबल कम्युनिटी गुजरात में भी मुसलमानों की बस्ती है यूपी के बाद। अब वहाँ इतनी बड़ी मेजोरिटी से अगर बीजेपी, और वो भी एक नहीं 3-4 बार जीत के आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी को वोट देने, मुस्लिम कम्युनिटी भी बीजेपी को वोट देने लग रही है। अब वहाँ पे उनको अगर कोई एतराज नहीं है। दूसरे क्या है कि जब पब्लिक महंगाई से, भ्रष्टाचार से तंग होती है तो वो अकेली दूसरी कम्युनिटी, हिंदू या सिख या ईसाई नहीं तंग होते, वो मुस्लिमों पर भी असर डालती है। वो भी तंग पाते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो उन्हें भी मुश्किल होती है। तो उनको क्या दिखाई नहीं देता कि विकास कौन कर रहा है, चेंज की ज़रूरत है। तो वो जो क्या है कि वो हर बारी ज़रूरी है कांग्रेस को ही वोट देंगे। इतने बड़े भ्रष्टाचार लिखते हैं, इतनी महंगाई से तंगी होने के बावजूद
तो अब भी इनको ये गलतफहमी अगर कांग्रेस को लग रही है कि बीजेपी को सिर्फ 2 मुस्लिम वोट मिलेंगे, तो ये उनकी अपनी, मैं गलतफहमी ही मानता हूँ। एक साइजेबल कम्युनिटी है जो हो सकता है 90% ना दो, लेकिन कम से कम भी जो नए यूथ हैं, मुस्लिम हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, काम चाहिए, आगे बढ़ने के अवसर चाहिए। उन्हें नहीं मतलब हो बीजेपी दे या कौन दे, जो देगा वो उसको वोट देंगे। और आज के दिन कौन दे सकता है, वो कौन है, उसका विकास का सिंबल कौन बन चुका है, वो है गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी साहब। मोदी साहब ने गुजरात में करके दिखाया है, और उसी के नाम पे यहाँ भी मुस्लिम वोट उनको मुझे लगता है कि मिलेंगे जी, एक साइजेबल अमाउंट में ज़रूर मिलेंगे जी। राहुल जी, अब तक ऐसा ट्रेंड कमी देखने को मिला है कि कोई स्टेट से सीएम जो है अब पीएम के लिए अपॉइंट किया जा रहा हो। तो जिस तरह मोदी जी को गुजरात से पहला चांस है, इलेक्शन से पहले ही किसी को सीधा नॉमिनेट किया जाए। एक गुजरात के सीएम को एज ए पीएम के रूप में जो देखा जा रहा है, तो मोदी के इस उदय के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार जी। इन्होंने ही अब उसको आगे लाने के लिए बीजेपी को मजबूर किया है। मनमोहन सिंह बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, उनके ऊपर ये एक ठप्पा लग सका है कि वो एक सिर्फ रबड़ स्टैंप है, जो करती है कांग्रेस अध्यक्ष करती है। दूसरे चलो वो भी सही करती रहती हूँ, वो करते हूँ, उसमें कोई फर्क भी नहीं आता। लेकिन जब वो उनके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसेस हुए, 2G स्कैम हुआ, हजारों लाखों करोड़ का, और कोलगेट्स का हुआ, उसमें भी अब बातें चल रही हैं कि वो फाइल ही गायब होगी। अगर उनकी जांच सीबीआई कर रही है तो फाइल ही गायब होगी, तो सीबीआई जांच क्या करेगी? तो उसको आगे लाने में, और नरेंद्र मोदी को क्यों मजबूर हुई बीजेपी कि मोदी एक विकास की वो बन चुके हैं सिंबल गुजरात में, 3-4 बार जीत के तो आए हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो स्ट्रिक्टली करके दिखाते हैं। इसके पीछे ये कारण है, और एक कैडर का दबाव था। नहीं तो आज तक कोई पार्टी ऐसी नहीं देखी बीजेपी में कि जो पार्टी का संस्थापक हो। अटल बिहारी वाजपेयी तो चलो रिटायर हो चुके थे, आडवाणी जी जिन्होंने पार्टी को 2 से 180 तक पहुंचाया था, उनको भी दरकिनार करना पड़ गया बीजेपी को, सिर्फ इसीलिए कि एक छवि जो काम कर रही है देश में, जो लोगों की चाहना है, उसको आगे करने पे बीजेपी मजबूर हुई। अपने संस्थापक सदस्य को भी पीछे करने, उसकी नाराजगी मुंह लेके भी एक सीधे स्टेट के सीएम को पीएम कैंडिडेट का चार्ज पकड़ा दिया, पार्टी का चार्ज पकड़ा दिया। इसके पीछे यही कारण है कि कांग्रेस में कांग्रेस के आज देश में मोदी के स्ट्रक्चर का कोई भी नेता नहीं है, एक लोकप्रियता के तौर पे भी, एक विकास के तौर पे भी। देखिए, भ्रष्ट तो मनमोहन सिंह भी नहीं है, उनके पे भी कोई भ्रष्टाचार का 9 साल में अभी तक इल्जाम नहीं लगा। लेकिन वो जैसे कानून में कहते हैं ना, आप खुद कानून नहीं तोड़ते, लेकिन अगर कानून तोड़ने वाले की मदद करते हैं तो आप भी कसूरवार हैं। तो अगर वो सरकार के मुखिया हैं, उनके जो नीचे हुआ है वो तो जिम्मेवार उनको लेनी चाहिए। लेकिन वो बस कांग्रेस कह देती इनसे तो स्पष्ट छवि वाला कोई ईमानदार नेता ही नहीं है, लेकिन उनके मंत्री तो कर रहे हैं, उनका जिम्मेवार कौन होगा? लेकिन गुजरात में क्या है कि ना तो नरेंद्र मोदी पे कोई इल्जाम है, ना ही उनके किसी मंत्री पे कोई इल्जाम है। और दूसरा क्या है कि विकास का जो उन्होंने, ठीक है गुजरात पहले और स्टेटों से अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गुजराती नेचुरली ही बिजनेस माइंडेड आदमी होते हैं। लेकिन जब उनको मोदी जी ने और मौके दिए तो वो और फैल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पंजाब भी उनसे पीछे है बहुत ज़्यादा। तो इसी करके ये बीजेपी मजबूर हुई, और कांग्रेस की अकर्मणता, सुस्ती, भ्रष्टाचार, ये ही मोदी के उदय के कारण बने हैं। अगर कांग्रेस में इतना नहीं हुआ होता भ्रष्टाचार, घपला, तो शायद मोदी का अभी नंबर नहीं लगता जी। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये मोदी के लिए भी एक डू एंड डाई सिचुएशन होगी? अगर 2014 में मान लिया जाए कि बीजेपी की परफॉर्मेंस डाउन रहती है, तो कैसे देखते हैं आप, क्या उसके बाद फिर गुजरात के सीएम के रूप में वो जाने जाएंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि देयर इज नो चांस, सेकंड चांस फॉर मोदी। मोदी के लिए दूसरा चांस नहीं है। उन्होंने, उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, उन्हें रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। उन्हें ये चार्ज मिलने के पीछे कितनों को साइड लगाया गया है, ये भी देखने की बात है ना। देखिए, मैंने पहले जैसे कहा था, आडवाणी जैसे नेता को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया, उनकी परवाह भी नहीं की, फिर उनको बनाया, और फिर वो नहीं कर पाते
तो इल्ज़ाम किस पे आएगा सारा? मोदी नेचुरली हर कोई उनके खून का प्यासा होगा, तो उन्हें ये करना पड़ेगा। बीजेपी फिर से इलेक्शन आगे भी आ सकती, मान लो इस बार नहीं जीतती तो वो फिर भी लड़ेगी, नेशनल पार्टी है, लेकिन देयर इज नो चांस फॉर मोदी। मोदी के लिए सेकंड चांस नहीं है। और अगर वहाँ यहाँ नहीं दिखा पाते तो फिर उनके पीछे गुजरात में भी उनके दुश्मन सिर उठाने लग जाएंगे। इसलिए ये मोदी के लिए डू एंड डाई है और ओनली चांस है, तो इसमें उनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में या जो पिक्चर आज बनी हुई है, तो उसमें क्या लगता है कि मोदी जो है रेस कोर्स निवास में अपना घर बना सकते हैं? मुझे लग रहा है कि जरूर बनाएंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और जितना कांग्रेस मोदी को टारगेट करेगी उतना मोदी को फायदा होगा, लोग उतना उनकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि मोदी के हर बयान पे, हर बात पे, हर भाषण पे कांग्रेस अपने विचार प्रकट करे बगैर नहीं रहती। अभी तक वो मजाक बनाते हैं, क्योंकि जब भी कोई आदमी नया करने की कुछ सोचता है तो ये एक दुनिया का रिवाज है, पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है जी। और वो मजाक उड़ाने में ही कुछ लोग जो उनको चाहने वाले हैं, और मजाक उड़ाने वाला अगर खुद सही हो तो फिर माना जाता है। जब वो खुद अपने आप को अपने शीशे में बैठ के दूसरे पत्थर बरसाता है तो लोग भी देखते हैं, लोग अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, वो सब कुछ देखते हैं और वो लोग जुड़ते जाते हैं और वक्त आने में वो जो जवाब देते हैं। वो जब उनका वक्त फिर इलेक्शन के टाइम आता है, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन 2014 का एक अलग ही इलेक्शन होगा और इसके रिजल्ट भी अप्रत्याशित होंगे। लोग जो नहीं सोच रहे हैं पार्टियां, वो ऐसे नहीं होंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी 272 का आंकड़ा अपने दम पे भी हासिल कर सकती है। इसमें सिर्फ उसको कोई हराएगा बीजेपी को तो उसके ये जो पार्टी के अंदर ही जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं कलह चल रही है वो ही उनको हराएगी। बाकी कांग्रेस आज मोदी को नहीं हरा सकती, इसलिए मोदी का चांसेस बहुत ज़्यादा है जी। धन्यवाद राहुल जी। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि खरी बात का आज का अंक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात को जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।